नीलू जी, आपने कल सेशन किया और हम सब लोगों के लिए भाई एक इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। थोड़ा उस सेशन के बारे में बता दें, जो आप किसमें कौन कौन था, और बहुत ही ब्रीफली, बिकॉज बाकी सेशन तो डिटेल हम लोग लगा ही रहे हैं, लेकिन वेरी, और हम लोग बाहर खड़े हैं। ये मेथोडिस्ट चर्च, ये सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं आग्रह करूंगा ज्ञानेश से कि एक बार दिखा दें, और सामने दिख नहीं रहा उसके पीठ भी, फिर ठीक सामने कैपिटल हिल है, जो यहाँ की संसद है। नीलू जी, बहुत ब्रीफली अपने उसके आपके सेशन के बारे में, ज्ञानेश आ रहे हैं अभी, हाँ उसमें बताते चले, वो तो आवाज आ ही रही। हाँ ठीक है। चले। कल हम लोग जब सेशन कर रहे थे तो उसमें हमने ट्रूथ टू पब्लिक लाइफ और जर्नलिज्म के क्या चैलेंजेस हैं इस पर बात कर रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा था बात करके कि कितना खुला हुआ एक रुख है यहाँ पर। जब अपने देश में हम देखते हैं तो भाई आपको ऐसा ऐसा लग रहा है कि सवाल करना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत स्ट्राइक कर रही थी आनंद जी की, पिछले 11 सालों में हमारे देश का क्या हो गया। यहाँ अमेरिका में 6 महीने में जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, वो जो एक पर्सपेक्टिव हमें अपने सेशन में मिला, और ये लगा कि इतना रिग्रेशन जो यहाँ अमेरिकी समाज में हो रहा है उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग सवाल करने बंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ की सरकार उनको जेल में नहीं डाल रही है, जैसे हमारे यहाँ यूएपीए का केस हो जाता है या किसी को जेल में डाल दिया गया, यहाँ पे ये चीज अभी नहीं देखने को मिली है। तो ये चीज मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है, और ये हम लोगों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ से जब हम कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा यही सबक है कि भाई हम जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं उन सवालों की जो श्रृंखला है उसको रोके ना, और इसी तरीके से सवाल करते रहें। जी जी, थैंक सो मच। और बाकी तो डिटेल आप वीडियो हम लगा ही रहे हैं, उसमें आप बाकी डिटेल तो देख ही रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। I know it's difficult to resist yourself after such a session, but since the time is limited and we also have to, yeah, the show must go on. So we were discussing about a hot subject, then we came to a hotter subject, and now we are coming to the hottest subject after the coffee. So that is this particular panel, which is actually the summum bonum of why we have actually gathered here in Washington, D.C. And that's a very important subject where we are discussing democracy, we are discussing freedom of press, and what the journey has been from Nehruvian times to the Modi times. So just to give a little comment, the democracy is fading, if not in America. I was talking to somebody here, they said, no, the institutions are very robust in America, and democracy can never slip in this country. But we are already fighting a lost battle as far as India is concerned. So democracy is fading. It's almost become like an endangered species. We are trying from all fronts how to preserve it and protect it. When it comes to freedom of press, we are almost heading towards a press slavery, if I may say. So it's very important to discuss these subjects. And I would like to now call upon the panelists for this evening's session. Professor Ashutosh Vashne. Okay, so then we have Professor Abhay Dubey, who's a political analyst, author, former professor, CSDS, New Delhi. Thank you, Abhayji, for joining. And the session is going to be moderated by Anand Vardhanji, who's the group editor of the Public India. It's a very important subject. Ashutosh Vashne, I think, will be coming, and we'll call upon him then. मेरे साथ मिस्टर आशुतोष वाशने, ही इज करंटली द प्रोफेसर ऑफ ब्राउन यूनिवर्सिटी, और हार्वर्ड पढ़ा है, मिशिगन पढ़ा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वहां से आते हैं जहां से हम लोग भी आते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो एक समय ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ऑफ इंडिया, एंड देन जेएनयू, द टुकड़े टुकड़े गैंग, वहां से ये आए। और यहाँ जेएनयू के एक और है इनके सहयोगी, मेरे नजर में एक ही सहयोगी और जेएनयू से, लेकिन शायद मिजाज के रूप में बहुत से और सहयोगी भी हैं इनके साथ। और मैं ये इसलिए बोल रहा था कि मिस्टर आशुतोष वाशने has a lot of reputation in the international field for someone who is very rooted to Indian elections. खास करके इलेक्शन के समय ये व्यक्ति हिंदुस्तान जाता है और हिंदुस्तान की खाक छानता है, वो क्या समझते हैं, और शायद इसीलिए जिस ढंग से ये कैफी को और किसको किसको कोट कर रहे थे, शायद वो इन्होंने अपना कनेक्शन नहीं छोड़ा। दूसरा, मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे और इनके जितने इनके विद्वान शिष्य थे, जो अपने को स्वघोषित शिष्य बता रहे थे यहाँ पे, तो ये उनके
अरे हमारे हेमंत अत्री साहब, वो आपको 2-3 बार बताया कि मैं उनका चेला हूँ, तो अब हेमंत अत्री साहब के शिष्य, उनके गुरु जी अब यहाँ हैं। लेकिन हेमंत दुबे साहब के लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि अभय दुबे साहब के लिए, कि जब हम लोग भी इनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं तो जो एनालिटिकल पार्ट है इज एक्सीलेंट ऑन दैट। चीजें समझाने के लिए, उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने के लिए, वी मे अग्री, वी मे नॉट अग्री, पर वो एक लार्जर कंटेक्स्ट, इनका इनका कैनवस जरा बड़ा होता है। ही इज नॉट अ मिनिएचर आर्टिस्ट, ही इज अ स्लाइटली अ बिगर आर्टिस्ट वेयर ही गिव्स अ लार्जर पिक्चर। जो जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड प्रेस फ्रीडम, और एक ऐसा प्रेस फ्रीडम है जहां पे जो एवरेज पत्रकार, मतलब वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं जब अभी भी लखनऊ की पत्रकारिता में, अगर पत्रकार है तो वो हेलमेट नहीं पहनेगा, उसको लगता है कि हेलमेट पहनने से मेरी पत्रकारिता पे कहीं तोहमत लग रही है। अगर पत्रकार है तो वो रॉन्ग साइड से ही जाएगा, क्योंकि वो उधर, अगर पत्रकार है तो वो पार्किंग का वो नहीं देगा, क्योंकि ये मैं अपने व्यक्तिगत, लेकिन एक पत्रकार का एंड ऐसा है जो आज देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार है, और मैं 2 नाम लेके बोल रहा हूँ, सुधीर चौधरी साहब और रजत शर्मा साहब। सुधीर चौधरी साहब को एक्स कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी, रजत शर्मा साहब को वाई कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी। ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो कि इस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत पड़े? तो कुछ तो ऐसा कर रहे हो कि तुम्हें इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है। देयर आर मेनी पीपल, आई मीन, जो उनसे ज्यादा बोलते हैं, निडर है, लेकिन उनको तो हम लोगों को तो कोई सिक्योरिटी ना जरूरत है ना मिलेगी, दोनों चीजें। नो, दिस डेमोक्रेसी एंड प्रेस फ्रीडम का एक इम्पोर्टेंस ये है, और खास करके जब अमेरिका में आके हम ये बात कर रहे हैं, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज रियलाइज्ड। जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो हम सब लोगों को जब ये समझाया जाता है, और जब पॉइंटर इंस्टीट्यूट गए थे वहां पे भी लिखा है, द फर्स्ट अमेंडमेंट को ये समझ में आ गया था कि डेमोक्रेसी की बुनियादी जरूरत फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो जो फ्री प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्री स्पीच की बात, वो शायद डेमोक्रेसी की एक बुनियादी शर्त है। जैसा बताया गया कि वोटिंग इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज नॉट डेमोक्रेसी, उसी तरह से शायद बुनियादी शर्त यह है कि मैं अपने को एक्सप्रेस कर सकूं, मैं अपने को बोल सकूं। और इसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग मन की बात से बाहर हटे, और हम चूंकि नेहरू और गांधी की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों लोगों का कहना, दोनों लोगों की बात करना जरूरी है। दोनों लोग अपनी बात लगातार, एक व्यक्ति, मतलब हम सब लोग प्रेस से रहे हैं, पेपर निकालना हो या कुछ जो प्रिंट में, खास करके गांधी क्या आदमी था जो एक लगातार हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में वो लगातार वीकली निकालता था भाई। इट इज सम जॉब विच इज नॉट पॉसिबल। और उस समय, अब तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन एक आदमी इंडियन ओपिनियन निकाल, अच्छा, और आज से नहीं निकाल रहा है। साउथ अफ्रीका में वो, उनको ये समझ में आ गया था कि अगर हमें संवाद जारी रखना है, इफ आई हैव टू टॉक टू पीपल, तो प्रेस इज दी सबसे सशक्त माध्यम है। और इसीलिए ये सारे लोग एडिटर के रूप में काम किए, इंडियन ओपिनियन 1903 से 1915, और वो भी इंडियन ओपिनियन जो आज हम लोग जिस बुनियादी बात को सुबह कह रहे थे कि वो केवल अंग्रेजी में नहीं था, वो साउथ अफ्रीका में तमिल में, गुजराती में, हिंदी में और प्लस अंग्रेजी में निकालते थे। उनको समझ में आता था, अगर 1903 में उनको समझ में आता था कि साउथ अफ्रीका में बिना तमिल में एक ये जो वीकली निकलता है उसको निकाले, काम नहीं चलेगा, तो आज हमें अमेरिका में हमें ये बताना पड़ता है, नहीं नहीं, अंग्रेजी में ही तो आपकी बात हो पाएगी, कि हिंदी में आप बोलेंगे या आप तेलुगु में बोलेंगे तो कौन सुनेगा। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमें इंडियन लैंग्वेजेस में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इस पे भी एक छोटा सा मैं आप लोगों का इंटरवेंशन चाहूंगा जब वो होगा। यंग इंडिया 1919 से 1932, 1919 से 1931, और गांधी का वो शिफ्ट भी आप चेंज कर रहे हैं। गांधी 1931 और 32 के बाद यंग इंडिया नवजीवन खत्म करके हरिजन शुरू किया 1933 में, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अगर पॉलिटिकल वो करना है तो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को भी वो एड्रेस कर रहे थे, और फिर उन्होंने हरिजन का वो किया। और सबसे बड़ी बात जो गांधी कहते थे, जो ऑपोजिशन था उसको वो अपने प्रेस अपनी जगह देते थे। मैंने कुछ लिखा और आपने मेरे विरोध में लिखा। आज सुबह आशुतोष जी आज या कल बता रहे थे कि कभी कोई अडानी की स्टोरी छापी थी उसके अगेंस्ट, और उन्होंने कहा था आप अपना वर्जन दीजिए, हम छापने को तैयार है। मेरा काम यह है कि मैं आपका वर्जन छापूंगा, मैं उसको नहीं। गांधी दूसरे का क्रिटिसिज्म भी अपने पेपर में छापते थे, और
नेहरू की ये बात मैं इसलिए कहना जरूरी समझूंगा कि मैं जहां से आता हूं, लखनऊ से, नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू किया नेहरू ने, और नेशनल हेराल्ड का जो मास्ट हेड था वो अभी तक, मतलब आज भी वो मास्ट हेड कहता है, उस समय नेहरू 1938 से कह रहा है और वो आज भी उतना ही रेलिवेंट है। द मास्ट हेड इन हिज ओन हैंड राइटिंग, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विथ ऑल योर माइट, ये उनकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ मास्ट हेड है। इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल हेराल्ड मास्ट हेड। और नेहरू ने भी जब 1938 में निकाला तो नेहरू के समझ में आ गया था कि केवल अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा। उस समय तो अंग्रेज से क्या जरूरत थी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, नवजीवन, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड, ये साइमल्टेनियसली, मतलब 2-4 महीने के आगे पीछे 37-38 में सब निकल गए थे। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारा एक डेफिनेट रोल है, जो प्रोफेसर आशुतोष वाश ने समझाया कि माइक्रो और मैक्रो की बात है, लेकिन उस पे हरदम ये रहेगा कि हम कुछ नहीं है, लेकिन ये रहेगा कि नहीं हम हैं भी। और 2024 के इलेक्शन में वी आर नॉट, हम अपनी पीठ थपथपा नहीं रहे हैं, लेकिन हम कोई फैक्टर तो थे, कितना बड़ा फैक्टर थे वो नहीं मालूम है, हो सकता है क्यों नहीं, लेकिन उस पूरे उसके कई जीरो के बाद कहीं हमारा भी एक नंबर तो लगा था, उस जीरो के बाद हम भी कहीं ना कहीं खड़े हुए थे। मैं प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय से आग्रह करूंगा कि ही हैज अ स्लाइड टू शो, गिव द लार्जर पर्सपेक्टिव टू कम एंड प्लीज टेल अस अबाउट इट। आनंदवर्धन जी ने जब ये हमसे पूछा था कि आप आएंगे, तो मेरा तो कमिटमेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, रिवाइवल ऑफ नेहरूवियन एंड गांधीयन लेगेसीज। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब हिंदुस्तान जहां पहुंच गया है उसको बदलने के लिए ये दो सोर्सेज ऑफ आइडियाज और प्रैक्टिस भी, क्या प्रैक्टिकल, उनके दोनों बहुत प्रैक्टिकल थे। तो वो उन्होंने कैसे हिंदुस्तान को तब बदला था, वो आइडियाज फिर रेलेवेंट हो गए हैं। तो ये तो पहली बात मुझे कहनी, मैं उनको उनकी दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सोचा यहाँ करने के लिए। सेकंड, मैं माफी भी चाहता हूँ। मेरी पहली जुबान हिंदी है, मैं इलाहाबादी और यूपी वाला हूँ, लेकिन अभ्यास छूट गया यहाँ, तो इसलिए मैंने जो हिंदी में मैंने दिए हैं हिंदी में स्पीचेस, लास्ट टाइम राजस्थान असेंबली को दी थी करीब 4 साल पहले शायद, तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है हमारे वो अंग्रेजी में, उनको ट्रांसलेट करने के लिए वगैरह, तो मैं उतना वक्त मेरे पास नहीं था, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो इसलिए ज्यादातर ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होगा और डेमोक्रेटिक थ्योरी पे बेस्ड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी स्पेशली अंडर नेहरू को किस तरह से देखती है। पॉलिटिकल साइंस, वो जो मेरा प्रोफेशन है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जहाँ सारे आइडियाज अंग्रेजी में हैं, तो जहां तक हिंदी बोल सकता हूँ बोलूंगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो जरूरी अंग्रेजी में ही होंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट सेंट्रल है मेरा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्लेस India's democratic experience in the larger democratic theory, which covers, it's a theory, democratic theory. It's both empirical and normative, but empirical side covers all democracies in the world. तो इंडिया को मैं एक कंपैरेटिव वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। Democratic theorists worldwide have recognized India's democracy as historically exceptional, especially given its level of income. The relationship between income and democracy is now a well-established principle. I'll give you serious data on that. Most scholars also believe that the commitment of early independence leadership, especially Nehru, had a lot to do with how India's democracy got institutionalized. And I will give you some comparative data on that as well. How other countries did and how India did. This claim that Indian democracy was institutionalized under Nehru and is historically exceptional, one should say, applies mostly to India as an electoral democracy. India has historically functioned less well as a liberal democracy, and I will show you the distinction between what is an electoral democracy according to us political scientists and what is a liberal democracy. But this problem exists even at Nehru's time, but now over the last decade, 2014 to 2024, 25 add kar diye isme, the electoral and the liberal aspects of democracy have developed a deep conflict. The liberalism of India's polity
which had problems even in the 1950s, but the degree is very different. It's qualitatively transformed. Liberalism of India's polity has unquestionably gone into serious decline. This phenomenon is now known in political science, my profession, as democratic backsliding. And it has happened in many societies, including the United States of America. It's happened virtually everywhere. There are very few exceptions. We can talk about them. And the 2024 parliamentary elections have caused a pause in India's democratic backsliding. They have not completely reversed the decline. They have caused a pause. There is no doubt about that. You played a role and others have played a role. You rightly said so. मैं तो अवध में था पूरे 15 दिन, देख रहा था क्या क्या हो रहा है. अवध मैंने एक कॉलम लिखता था उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस के लिए, अभी भी लिखता हूँ, प्रिंट के लिए लिखता हूँ. मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अ क्रैक इन द मोनोलिथ. उसमें था कि बीजेपी की हेजेमनी क्रैक हो गई है, ये लिखा था मैंने. अवध में तो क्रैक हो गई है. मैंने ये कहा था, बट आई कांट एस्टिमेट फॉर यू द साइज ऑफ द क्रैक. क्रैक हो गई है ये तो, और उसका मैंने आर्ग्यूमेंट दिया था क्यों क्रैक हो गई. मैं 10 दिन में मुझे क्या समझ में आया. 15 दिन पूरे वहां अवध में नहीं थे, नौ में भी थे, आगरा में भी थे, बट 10 दिन करीब हम लोग अवध में बैठे हुए थे. ओके, so just only the first one I need you to note. Barrington Moore, famous scholar, first one of international standing, global standing in 1966, writing the following: as a political species, India does belong to the modern world. At the time of Nehru's death in 64, political democracy had existed for 17 years. If imperfect, the democracy was no mere sham. Political democracy may seem strange both in an Asian setting and one without an industrial revolution. ये मैं आपको इसको emphasize करूंगा in a moment. Then you will see the exceptionalism of India in a clearer light. आगे बहुत सारी सब चीजें लोग कह रहे हैं. देखिए, one is in 66, one is 71. These are some of the tallest scholars in our field, writing about democracy and recognizing that India is actually exceptional. And now I'll show you why exceptional. But before that, let me draw the distinction between electoral democracy and liberal democracy. उसकी हिंदी क्या बनाई थी हमने राजस्थान असेंबली में जब बोले थे. इलेक्टोरल तो सीधा है, चुनावी लोकतंत्र. उसको हमने कहा था उदारवादी लोकतंत्र. लेकिन हमें वो समझ में अच्छा नहीं लगता है. वो कुछ और, लिबरलिज्म का ट्रांसलेट कुछ और करना पड़ेगा. उदारवादी is kind hearted, but it's not simply that. It is, let's go through the exercise. So the minimum requirement of democracy is elections. No elections, no democracy. That's the minimum requirement. Within that, there are two sub requirements. Contestation, can the opposition freely contest the rulers? Free contestation. Okay. Second, participation. Is franchise universal or restricted, and can the voters freely vote? Whether it's a Dalit or it's a Adivasi, can he freely vote? First of all, does he have the right to vote? And secondly, can he freely vote? Right? So this is the basic requirement. And this is periodic, every 4 years, every 5 years, depending on the system. But there's a broader requirement. जो आज सुबह बोला था कि election से शुरू होता है, ठीक है? So that is a necessary condition. Without that, we can't call any polity a democracy. The broader requirement is elections plus politics between elections. They add up to liberal democracy when liberal freedoms or civil liberties are available. Especially, there is a lot of discussion of that, and there is a lot of discussion, there is a lot of disagreement, quite a lot of disagreement on how to define liberal democracy, but all available conceptions make it clear that at least 3 freedoms plus minority protection is necessary. One, freedom of expression, freedom of religious practice, and freedom of association. Can you make non-governmental associations? Can you, from what is called civil society today? That is an old term from political theory, from Hegel, that goes as far back as Hegel. But anyway, freedom of association हम लोग कहते हैं उसे, या civil society बोलते हैं. Non-governmental association आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, और कितना freely वो काम करती है. Freedom of expression covers in India's constitution में, and I'm working on this right now with the research assistant. India के constitution में press freedom का clause नहीं है. Press freedom is covered under freedom of expression, Article 19.
with one amendment, First Amendment, about which I will talk if I have time. So, a liberal democracy is one which not only has elections periodically, but between elections, it has freedom of expression, freedom of association, freedom of religious practice, and minorities don't have to be religious. Minorities can be racial, as in America, can be ethnic, as in Sri Lanka. So, minority protection is very important. Otherwise, democracy can become a brute majoritarian force. ये 1945 के बाद हमारे आर्टिकल ऑफ फेथ है भी कि minority protection will have to be included as part of liberalism, which was not true in the old liberalism, but let's not get there. Old political theory of liberalism. Okay, so now it should be clear what is electoral and what is liberal here. Liberal is a larger concept, liberal democracy. India's electoral vibrancy since 1952, 18 national elections, 390 state elections. Power has changed hands 8 times in Delhi, and tens of times at the state level. Political science as a profession does not count turnovers at the state level anymore. That many turnovers have taken place, but 8 times power has changed hands in Delhi. In 1952, 81 million votes were cast. In 2024, nearly 642 million votes were cast, including 312 million votes by women. Slightly less than men, but almost there. Slightly less. From a statistical perspective, it's not statistically significant. You can say, from the perspective of statistical theory, both are now equal voters at this point, which was not true in 1952. And even today, out of 28 state governments, 10 are not run by a party that rules in Delhi. That counts as democratic vibrancy, electoral vibrancy. And until 1989, following mainstream democratic theory, the richer and the more educated citizens used to vote more than the poorer and the less educated. And since 1989, defying democratic theory, the poor and the less educated have voted as much as, if not more, than their more fortunate co-citizens. This now we call we give it a term, a plebeian turn in India's democratic evolution. Even in America also, the poor vote less than the rich. The less educated vote less than the more educated. That has been true, though the less educated and the poorer citizens have, at this point, basically have rebelled. And they are the base of the Republican Party today and of Mr. Trump. America is only 40% college educated, 39% college educated, 61% of America is not college educated, 42% of whites are college educated, 58% of whites are not college educated. In fact, to call them poor or rich is not the main issue. The issue is the less educated have rebelled and have put Mr. Trump in power. That is that basic understanding is more or less correct. You can change it slightly, you can make it fuller, but that is the basic issue. In India, the less educated and the poorer people after 1989 have been voting as much as the more educated. And in fact, in some of the bigger cities, the more educated and the richer have basically left the electoral arena. Okay, now this is where Nehru's role becomes very important. If you see this, what am I showing you? Electoral democracy. We have an index for measuring electoral democracy on a 0 to 1 scale, right? There are many political scientists. The more statistically inclined do this measurement well. So the red line on top represents what? Western Europe and North America together. I put them together to give you a better picture. The blue line is the Indian line. And the lines below, the yellow is Latin America, the beige is the world, and the green is Asia Pacific. What I want you to note is that India's line is second only to West European and North American line. For a long period of time, right until 2014 or so, 2015 or so, right, that line. This line is not created by Indians. This is not an anti-Modi line. This is a line created by political scientists who deal with this issue all over the world. They're measuring democracy the world over. And they're showing you that
for a certain period of time between 1950 and 1964, if you want to see Nehru, he's only just below the North American and West European line, and for some years even higher. Why is this important? Because there is a very developed theory, empirically based, data is used, which shows that income, there is a very high correlation between income and democracy. And what was India in 1950? 20%. See, nearly two-thirds of the country the poverty line. Estimates very, we have good data after 61, basically, right? But we can estimate, go back, and at least 55-60% was below poverty line, if not 67%, right? We were desperately poor. We were desperately illiterate, ill-educated after 200 years of British rule. We were basically 20% literate in 1951-52. Okay, so income is the best predictor. This is data set covers 141 countries. One of the list in our profession. Between 1950 and 90, you can add data after 1990. Doesn't change the basic conclusion that income is the best predictor of democracy. It correctly predicted the type of regime in 77.5% of the cases. It was not. It didn't predict 100%, but it predicted 77.5% correctly. Or no other predictor, religion, colonial legacy, ethnic diversity, international political environment was as good on the whole. India is in this latter 22.5% set. Indeed, democracies that emerged from decolonization after the Second World War survived only in India, Mauritius, Belize, Jamaica, Papua New Guinea, Solomon Islands, and Vanuatu. Where is Vanuatu? Right? It's just 170,000 people, I think. That's what it is. It's a Pacific island just above Australia, right? And it has an independent status. That's why it's counted. According to the United Nations, a nation, and therefore it's counted in this data set. मोदी जी को उसमें अवार्ड भी मिला अभी. हाँ? मोदी जी अवार्ड लेने गए थे. Vanuatu गए? Yes. Vanuatu गए मोदी? अवार्ड लेके आ गए भाई. अच्छा. हाँ. पता नहीं मिस हो गया मुझसे. Sorry. I apologize to this audience. How did I miss this important news? Huh? All of these. Here is the conclusion of this biggest statistical study of democracy. The most surprising case is India. The odds against democracy in India were extremely high. The highest, even the other states might be smaller there, but their per capita income is higher, including Papua New Guinea, which is the poorest after India in that set. Right? If income is predicting 77.5%, then the fact that India is the lowest income, India has become a lower middle income country, despite all that we've heard from especially from this government, despite all that, only in 2005 and 2006 did we become a lower middle income. According to the World Bank, we were a low income country till 2005. Even 14 years after the reform, right? And when growth rate picked up, we were very, very poor. But now we are lower middle income country, and China is not yet high income, it's about there, it's higher middle income, knocking at the door of high income, according to the World Bank classification. And if India is the biggest exception on the low income end, Singapore is the greatest surprise on the high income end. Its per capita income higher than that of UK, France, and Germany. And I don't know why I haven't written that, but in the last 2 years, higher than the United States per capita income. No non-oil rich country is undemocratic. China is not yet high income. Singapore is. Otherwise, only oil rich, which are 40,000, 50,000, Qatar is 55 or 48, depends on the price of oil. Saudi Arabia is $42,000, $43,000 per capita, etc. They are undemocratic. Oil rich, high income. They are undemocratic. Non-oil rich, the only non-oil rich that is undemocratic is Singapore, and China will be there within the next 2-3 years when it reaches that crosses the threshold of high income. Okay, so at such low levels of income, 3 elections took place in India until Nehru was alive. 3 elections.
No country has been able to do it at that level of income. No country has been able to establish a democracy at that level of income and have 3 elections which institutionalize democracy in India. Okay, that is the main point here, showing you from the larger perspective. We have this will take us too far, but basically the argument here is that more and more of the profession today has come around to the view that elites and how they behave and what their values are is the largest determinant of whether democracy survives. And there you can talk about, of course, income, but you remember 77.5% income is predicting there's still 22.5% left, right? And the argument there is, if you want to understand in the remaining 22.5% why democracy survived, you will have to focus not on income, but what the elites did. Not the larger social structural factors, but what the elites did. Because if the other 22.5% has to be explained, right? Has to be explained. And there you come to this view either of elite interests and what strategies were played or what the elite values were. The argument about India is very clear in democratic theory. Congress party was not in danger of losing power. In 1952 or 57, it lost power in Kerala. And 1967 actually is the beginning of Congress losing power at state level in a big way. Sanyukt Vidhayak Dal governments were formed in UP, Madhya Pradesh, etc. But before, and Tamil Nadu, politics was taken over by DMK, right? But even in Tamil Nadu, where there was a serious resistance to Congress party, Congress ruled till 67. In 52 or in 1950, when the constitution was being made, no one thought Congress would lose power in the foreseeable future. Congress was not thinking of that problem. Therefore, rather than elite interests, it's the values, what values they stood for, that became important. So here I give you only two sets of arguments about values. And here is the argument that now it's clear that dominated British thinking about India. That argument came from, as has often been said, that political philosophers write all kinds of things, but ultimately a lot of diplomats do what some political philosopher wrote at some point. And one of the biggest in the field is John Stuart Mill. John Stuart Mill is the father of modern liberalism, and this is how he explained whether universal franchise should be allowed at all. At all. I regard it as wholly inadmissible that any person should participate in suffrage, which is franchise, without being able to read, write, and I will add, perform the common operations of arithmetic. No one will maintain that power over others, over the whole community, should be imparted to people who have not acquired the commonest and most requisite essentials for taking care of themselves and pursuing intelligently their own interests, unquote. And while this idea of John Stuart Mill was overcome in Britain itself in 19-teens, and by 1920s, Britain had universal franchise, adult franchise, including right of vote to women. But in the 1880s, these lines were written in 1860s, and 1880s, 1890s, right until 1900, the working class in Britain did not have the right to vote because they could not perform the basic operations of arithmetic, and they couldn't speak with Oxonian accents. Okay, they spoke some English because that's a mother tongue. So बोल रहे थे कुछ ना, but क्या बोल रहे थे? यॉर्कशायर में चले जाइए, मैं तो यॉर्कशायर में जब रहा था, मुझे तो अंग्रेजी नहीं समझ में आती थी उनकी. Or if I were living there for longer, I would try. But his objection was कि एक अंग्रेजी थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको वोट नहीं मिलना चाहिए. ठीक है. उसका एक आर्गुमेंट आया अंबेडकर का अगेंस्ट, राइट. अंबेडकर ने कहा कि पहले आप मुझे, हमारे दलितों को पहले तो आप स्कूल नहीं जाने देते हो, फिर कहते हो क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है तुम्हें वोट नहीं देना चाहिए. तो वो कहते हैं ये क्या आर्गुमेंट है. अगर आप सोचिए कि हम इलिटरेसी, तो आर्गुमेंट नेहरू का भी यही आया बात
कि हमारे जो लोग इलिटरेट हैं बहुत सारे अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से हैं, राइट। सर्कमस्टांसेस बदल दो, उनके पास में स्कूल बना दो, और अगर स्कूल सस्ता कर दो तो वो जाएंगे स्कूल में। और ये कहना कि हम जो पढ़े लिखे हैं, हम कैम्ब्रिज से आए हैं, सारी की सारी एलीट लीडरशिप बाहर पढ़ी हुई है, इंक्लूडिंग सरदार पटेल, उनकी डिग्री, ही वाज कॉल्ड टू द बार इन लंदन, दिस इज वेरी फेमस ना। ब्रिटिश राज में हम बड़ा, जैसे गांधी ने कहा था जब उनको निकाला जा रहा था, ट्रेन से निकाला जा रहा था पीटर मैरिट्सबर्ग में, तो आई वाज कॉल्ड टू द बार इन लंदन। ये अल्टीमेट साइन था कि आप पढ़े लिखे हैं। आई वाज कॉल्ड टू द बार इन लंदन। वल्लभ भाई पटेल वाज कॉल्ड टू द बार इन लंदन। नेहरू वाज कॉल्ड टू द बार इन लंदन। वल्लभ भाई पटेल ऐसे, मतलब मोदी जी जैसे गुजराती नहीं है, अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, लेकिन वो ही वाज कॉल्ड टू द बार इन लंदन। और ये सारे के सारे जो हैं कॉल्ड टू द बार इन लंदन, लॉयर से भरा हुआ था, पूरा पूरा एलिट था जो है। तो हाँ ओबियसली, हाँ बिल्कुल। तो एक जो अम्बेडकर का आर्ग्यूमेंट था, नेहरू का आर्ग्यूमेंट क्या है? One has to accept the great 20th century premise. कह रहे हैं, this is against John Stuart Mill, that each person should be treated as having equal political and social value, and this became the defining statement about independent India's universal franchise. And I also want to say, turning the constitutional democracy that Ambedkar undoubtedly played a big role in. आप आजकल मैं Constituent Assembly debates पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। Ambedkar is the father of India's constitution. I used to think he was under the influence of Nehru, but that cannot be clearly established. Nehru oftentimes supported him and was persuaded by him. Yes. So, for example, Ambedkar, बता दीजिएगा, मुझे रोक दीजिएगा जहां पे ज्यादा बोल रहा हूं तो, Ambedkar is the reason India did not have third-tier democracy. India had state-level democracy. India had federal level, central level democracy. What was Gandhiji wanted? Panchayat level democracy. Nehru was okay with it, but then Ambedkar makes the very famous claim that elected power at the local level will make the upper caste doubly powerful. They have social power in any case, and they'll also be elected. They'll be doubly powerful and make Dalits and the lowest of OBC term नहीं था उस वक्त ज़माने, lowest of Shudras ये term था, make Dalits and make Dalits also term नहीं था, जो भी, चलिए Dalits and lower OBCs doubly deprived. Social power तो है upper caste के पास, अब elected power मिल जाएगी उनको, इसलिए democracy जो है third level पे नहीं लाएंगे. And Nehru was persuaded. Nehru agreed finally. This went against Gandhi. And you have long arguments that Ambedkar gives about this. Okay, so Ambedkar is the reason that was finally reversed in 93, 94 or 92, 93 when 73rd and 74th Amendment were passed, right? And there is a way to handle the upper caste dominance of that, and he was not willing to, he didn't believe that in reality it was possible at the local level to reverse the social power of upper caste. Right. So then gender, income, property ownership, literacy, caste, religion, language, tribe should not be the basis for allocation of voting rights. And with this belief, 3 elections took place under his leadership, 1952, 1956. The idea that elections were the only way to determine who will rule became institutionalized. अगर आप 3 बार कर लोगे तो ये institutionalized हो जाती है, पहली एक बार में नहीं किया आपने। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये पहला इलेक्शन है, 75 to 80% illiterate थे हम, 173 million voters were there, जो इलेक्शन कमीशन ने जाके लोगों, ये नहीं कि आप आइए, जो आज इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आप आइए और प्रूव कीजिए कि आप सिटीजन है, नहीं, इलेक्शन कमीशन हर घर जा रहा था, आपके यहाँ कितने लोग यहाँ 21 साल से बने, तब 21 था, आपके कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे 21 साल, अच्छा 5 लोग हैं, नाम बता दीजिए, नाम ये है, 5 हैं, आपका 5 का वोट के लिए हम आए, वो उसमें लिख लिया उन्होंने, ना कि बताइए जो डॉक्यूमेंट दिखाइए, डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप का है ही नहीं हिंदुस्तान में, पासपोर्ट शायद 4% लोगों के पास है, ये 5 होगा, राइट, वही सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है, आधार सिटीजन डॉक्यूमेंट है, ये जो सबके पास है। एनीवे, तो ये एक, अब फ्रीडम से कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी इसमें
इसमें आनंद वर्धन हमसे कह रहे हैं उस पे कुछ बोले हैं। 7 मिनट में हम लोग करके हाँ, एक राउंड मैं 2 मिनट दे, नहीं 7 मिनट 7 minutes? हाँ। अच्छा, wow, wow. Unlike universal franchise, India's founding elites, early political elites, did not want to allow unconstrained civil freedoms to the citizenry. Restrictions were placed on civil liberties, especially freedom of speech, and they were incorporated in the Constitution. That's Article 19. What are the restrictions? They were certainly conceptualized as fundamental rights. That means they were justiciable, meaning the infringement could be challenged in a court of law. But Article 19 specifies limits on freedom of speech: libel, slander, contempt of court, decency or morality, and security of the state. And the first constitutional amendment of America makes speech absolutely free. Americans have a right to be rude, nasty, and denigrating. First Amendment rights have been used by Southern politicians historically to say blacks are whatever. Add any adjectives you want. Any adjectives you want. And that was protected under First Amendment. Mr. Trump's campaign in 2015 began with a famous statement when it was clear he was heading towards victory. In the and he had won the primaries. In July of 2015, he had not won the primaries. He was becoming July of 2015, he made a famous or infamous argument: Mexicans are rapists and criminals. A speech like that would be liable in many countries, not only in India, a lot of European countries, but it's protected in America. I've been to the South quite a lot to study democracy comparatively, and I've heard Alabama police chiefs say blacks were beasts until some time ago. They've become human beings only recently. Why are you telling us that they should be equal to whites? You can actually go to some of the museums in Birmingham, Alabama, and Atlanta, Georgia, where the police chiefs are saying something like this, which will be completely liable in many parts of the world. It infringes upon, or it violates the basic protocols, like friendly relations with foreign states are disturbed by that, or most importantly, public order is. Public order is not part of America's First Amendment. What America's the only thing that the only constraint is आप defamation नहीं कर सकते किसी का, और दूसरा, you can't call for violence. Right. So the speech that President Trump gave on January 6th, before a crowd went to Capitol Hill, can you prove legally that in that speech an incitement to violence was made? Actually, legally, it will be very hard to prove. It has all kinds of things were said in that speech, but go and attack Capitol Hill, no. Right? So legally, that was protected, right? So anyway, but those are not protections available in India. And Nehru himself had serious doubts. He said freedom of expression should be a fundamental right, but limits also should be. So on the electoral side, there is no doubt that Mr. Nehru was one of the greatest Democrats. But on the freedom of speech side, there are some gaps. And if you read his, for example, if you read his news, he used to write fortnightly letters to chief ministers. So the early period is very important here. So he's writing the following to chief ministers: please don't use these limits that we have placed for preventive detention. That was the British idea. Don't use this liberally, and since states are going to implement this, they have control over the police. Don't use this liberally. Only look at speech that is completely dangerous. So what happens then is this. Some governments have interpreted the restrictions more liberally than others. Others have simply used them for targeting critics. The extent of civil freedoms has depended heavily on the nature of the ruling party and governments. Right? Whether they're going to emphasize the limits more
or emphasize the basic idea of basic fundamental right of speech, right? Courts have intervened, but not always in defense of citizens. The behavior of courts on this question has been very, very inconsistent, and has depended on what the values of the Supreme Court judges are, or High Court judges are, and in some cases what their calculations are. Both, right? And we can't prove one way or the other, but some combination of values and interests of judges have determined how they have interpreted, how far they've gone with limits, or how much they've ignored the limits that are there in the Constitution, right? And Nehru, if you read the account, also he's very worried after the violence of 1947 that speech will be used to communalize the polity, and further communalization of the polity will be dangerous for the unity of India. One of the biggest projects Nehru had, which not only during Khan Market, but for example, jumping into rioting crowds in Connaught Place, etc. These are all well-known stories. One of the biggest projects he set before himself, not only science and economic development, but India's Hindu-Muslim problem had to be tackled by the state, and riots had to be stopped. That was a state project. And I have a book on this, and I show you that after the 47 violence, to control rioting as much as India did, the theory does not predict that. It completely violates the theory. The rioting is very seriously controlled by Nehru, and that's a state project, right? And the fortnightly letters sent to chief ministers, and chief ministers sending that the information to district magistrates, and there are some cities that are targeted for this. Aligarh had to be controlled, very important, given the signal importance of Aligarh to India's Hindu-Muslim relations. Banaras had to be controlled. Allahabad had to be controlled. Lucknow was not a problem. Lucknow had only 2 riots in the entire 20th century. Lucknow was not a problem. Lucknow had a Shia-Sunni problem, not a Hindu-Muslim problem. So that was a state project. And you see that basically, if you see my graph in that book, Hindu-Muslim book, the 69 is the real turning point, 5 years after Nehru, when Ahmedabad riots take place, in which 633 people die, according to our calculation. And according to Reddy Commission, it's 670 or something like that. Once again, statistically, it's not a big difference, but we stand by our data. And that is the first big riot in India after 1947, 1969. There is a Jabalpur riot in 61 or 62 in which 10 people were killed, and that troubles Nehru so much that you had a riot in which 10 people were killed. How did it happen? So this was a state project, and this was very important, and that was the main reason for Nehru trying to control speech. He didn't want politicians going and making speeches to communalize the electorate. This is the compromise he's making with his own liberalism. And there is a second issue, which is sedition. So communist rebellion had taken place in what is Andhra Pradesh today, and some people were beginning to argue. Now, in Nakshabari came in 69. Some people were beginning to argue that Bengal, that Bengal could be next. And so that's a minor theme. The major theme is trying to contain the communalization of Indian political discourse. And he thought that placing restrictions on freedom of the press was the main way to do it. Plus, of course, using chief ministers and district magistrates and police officers to implement this idea. So practically it had to be done also. Thank you. Thank you. Thanks so much, but अभय जी को जो भी प्रोफेसर आशुतोष वार्षिडे ने कहा, मैं जो कहूंगा आप मान लीजिए कि उसी प्रेजेंटेशन का एक फुटनोट था। मैं यहां से शुरू करता हूं कि यहाँ ज्यादातर लोग तो अखबार नवीस हैं या टीवी में बोलते हैं या सोशल मीडिया पे बोलते हैं, तो मैं एक सवाल उठाऊंगा, क्या आप लोग दीनानाथ मिश्रा नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? जी जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं
तो अच्छी बात है, वो जानते ही हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें अभी पता लग जाएगा कि वो कौन थे। दीनानाथ मिश्रा, ये 1977 की बात है, जब हम लोग दूसरी आजादी का जश्न मनाने में लगे हुए थे, इमरजेंसी की पराजय और दूसरी आजादी का जश्न मनाने में लगे हुए थे, तो दीनानाथ मिश्रा नाम के सज्जन ने टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में कदम रखा और वो रमेश जैन के दरवाजे पे पहुंचे। रमेश जैन साहू जैन परिवार की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया को चलाया करते थे, उसके संचालक थे। उन्होंने उस दरवाजे पे दस्तक दी, खबर भिजवाई अंदर, रमेश जैन ने उन्हें अंदर बुलाया और दीनानाथ मिश्रा ने उनको एक खत दिया, एक चिट्ठी दी। वो चिट्ठी तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो जनता पार्टी की सरकार के अंदर सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनका रिकमेंडेशन लेटर था, उनका सिफारिशी पत्र था कि इनको नव भारत टाइम्स के अंदर नौकरी दी जाए किसी एक बड़े पद के ऊपर। रमेश जैन नहीं जानते थे कि भाई ये कौन से पत्रकार हैं, उनकी पत्रकारिता की जगत में क्या हैसियत है, क्या उनकी हायरार्की है, किस पायदान के पत्रकार हैं। तो वो थोड़ा हैरत में भी पड़े। लेकिन अब लाल कृष्ण आडवाणी का सिफारिशी लेटर लेके वो आए थे दीनानाथ मिश्रा, तो उन्होंने कहा मतलब मंत्री थे, और आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, वो थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी नौकरी पक्की, आप घर जाइए, आपको हम तनख्वाह घर भिजवा दिया करेंगे। तो दीनानाथ मिश्रा ने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं, घर भिजवाने की जरूरत नहीं, मैं काम करूंगा, मैं काम करने के लिए आया हूं, मुझे आप मेरी भूमिका बताइए अखबार में कि मैं क्या काम करूंगा। तो दीनानाथ मिश्रा ने अखबार में काम किया और उसके बाद वो नवभारत टाइम्स में एक बड़े पद के ऊपर पहुंचे, तो शायद संपादक के आसपास का पद था उसमें। अच्छा, ये कहानी मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि वो, मुझे लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी विचारधारा और किसी नेता द्वारा मीडिया के अंदर अपने आदमियों को, अपने कार्यकर्ताओं को प्लांट करने का एक पहला जाना बूझा उदाहरण है। सारे पत्रकार इस बात को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी इस बात को जान लें कि दरअसल वहां से शुरू होता है वो सिलसिला कि किस तरीके से मीडिया स्पेस को कैप्चर किया जाए। तो ये इसको प्लांट करने की एक युक्ति के तौर पर, एक तरीके के तौर पर देखा जाए। अब मैं इस बात को, इस उदाहरण को अपने यहीं रोकता हूं। जब मैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्टों की सोहबत से निकला और आशुतोष वार्ष्णेय जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट की सोहबत में पहुंचा, जो प्रोफेसर रजनी कोठारी थे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट धीरूभाई शेठ थे, इन सब लोगों की सोहबत में पहुंचा, तो मुझको पहली जो शिक्षा मिली वो ये थी कि लोकतंत्र को संस्थागत प्रक्रियाओं पर आधारित होना चाहिए। एक बार लोकतंत्र का अगर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगा, जो आपने भी बताया अभी अपने लेक्चर में, अपने प्रेजेंटेशन में, तो फिर लोग बदलते जाएंगे, पार्टियां बदलती रहेंगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लोकतंत्र मोटे तौर पर कमोबेश कायम रहेगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया लोकतंत्र, और इतना जबरदस्त किया कि आज की सरकार, जो पिछले 11 साल से सरकार चल रही है, वो अभी तक उसका कोई वैकल्पिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर पाने में नाकाम है। उसने कोई इंस्टीट्यूशंस का कोई अल्टरनेटिव ढांचा नहीं खड़ा किया है उसने। जो नेहरू के जमाने में जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, या उसके बाद जो नेहरू को मानने वाले लोगों ने बनाए थे इंस्टीट्यूशन, उन्हीं इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल और कैप्चर और कंट्रोल करने की रणनीति अपना रहे, ताकि हम उनको, ऐसा नहीं उन इंस्टीट्यूशन को उन्होंने खारिज कर दिया हो या बंद कर दिया हो, कोई नई संस्थाएं बना दी हो, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाए। एक भी उदाहरण नहीं है ऐसा। ये अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात मुझे लगती है कि 11 साल से ये सत्ता में है, 6 साल पहले भी सत्ता में रह चुके हैं, यानी 17 साल हो गए इनको सत्ता में रहते रहते हिंदुस्तान में। लेकिन नेहरू जी ने जो संस्थागत ढांचा बनाया था लोकतंत्र का, उसका कोई वैकल्पिक ढांचा 10% भी तैयार नहीं कर पाए, 5% भी तैयार नहीं कर पाए। जो ढांचा है उसी को किसी तरीके से अपने आदमी को बैठा दो, उसको दबोच दो, उसको अंदर से बदल दो, जिस प्रकार का कुछ करने, कंट्रोल और कैप्चर करने के तरीके को ये लोग लगातार अपना रहे हैं। अब आप आइए मीडिया को, मैं एकदम बहुत तेजी के साथ मीडिया पे आता हूं, और उसी जो 1970 में घटना हुई थी दीनानाथ मिश्रा वाली, उसके साथ इसको जोड़ के वहां से शुरू करता हूं। मीडिया मुख्य तौर पर एक टेक्नोलॉजिकल थिंग है, एक टेक्नोलॉजिकल चीज है। जब प्रेस की मशीन बनी तभी तो मीडिया बना।
भाई इंसान आजादी के साथ अपने ख्यालों को हमेशा ही से व्यक्त करना चाहता था, लेकिन वो मीडिया के जरिए कब से व्यक्त होनी शुरू हुई? वो प्रेस की मशीन से, गुटेनबर्ग में जो मशीन बनी उसी से तो मीडिया तैयार हुआ और हम सब लोग पत्रकार हुए और पत्रकारिता होनी शुरू हुई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती चली गई वैसे ही मीडिया का किरदार भी बदलता चला गया। उसी के हिसाब से उसमें कितना पैसा खर्च होगा उसको मीडिया को बनाने में, कितना वो कैपिटल इंटेंसिव होगा, पूंजी सघन होगा, ये चीज भी बदलती चली गई। उसी के हिसाब से उसमें इंसान और मशीन की इक्वेशन क्या होगी, इंसान और मशीन का अनुपात क्या होगा, ये चीज भी उसके साथ बदलती चली गई। उसी के हिसाब से ये भी बदलता चला गया कि आप उसको कंट्रोल और कैप्चर कैसे करेंगे। तो जो मैं अपने आप को प्रिंट जर्नलिज्म का क्रीचर से मानता हूं, मैं प्रिंट जर्नलिज्म की औलाद हूं मतलब, और अब मेरी जो आत्म छवि है वो एक लेखक की छवि है। भले ही आजकल हम बोलते ज्यादा हैं, हम लोग बोलते ज्यादा हैं, लिखते कम हैं, लेकिन मेरी मुख्य छवि है कि मैं एक पढ़ता हूं और लिखता हूं, मतलब ये मेरी मुख्य छवि। तो जो प्रिंट मीडिया है, चूंकि उसके अंदर इंसान और मशीन के अनुपात में इंसान की हिस्सेदारी काफी थी, बावजूद इसके वो कैपिटल इंटेंसिव गेम वो भी हो गया था बड़े स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए उसको पूरी तरीके से कैप्चर करना बहुत मुश्किल था किसी के लिए भी। तो उसमें यही कर सकते थे कि जो अपने लोगों को उसमें घुसेड़ो, जैसे दीनानाथ मिश्रा को डाला गया, उसके अंदर बहुत से लोगों को डाला गया, हम सब उनके नाम जानते हैं। अभी आप हम और आशुतोष बैठे तो लिस्ट बना देंगे सारी की सारी, कौन कौन लोग थे वो उस वक्त। तो उसमें पत्रिकाओं में लोगों को डाला गया, किसी बड़े पद पर नहीं पहुंचाया जा पाएगा तो बीच में मझोले पद पर डाला गया, नीचे डाला गया, इस तरीके से करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ही नहीं उस वक्त, 70-80 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहां था ही नहीं। तो उसको कैप्चर करने की एक कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश बहुत कम प्रतिशत में ही कामयाब हुई। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और आज भी प्रिंट मीडिया पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाया। हुआ है, कैसे हुआ ये भी मैं बताऊंगा, उसका भी एक उन्होंने तरीका अख्तियार किया। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंसान की जो भागीदारी थी वो और ज्यादा घट गई, और मशीन की भागीदारी, कंप्यूटर की भागीदारी, उसकी कैमरे की भागीदारी, विजुअलिटी की भागीदारी, टेक्स्ट की भागीदारी काफी घट गई। टेक्सचुअलिटी उसके अंदर बहुत ही कम हो गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और अच्छा लिखने वालों की वहां जरूरत नहीं रह गई। अगर आप कुछ लाइनें वाइनें लिख लेते हैं, कुछ लाइनों को बोल लेते हैं, मतलब जो है 1 घंटे का प्रोग्राम मुश्किल से, दरअसल उसके अंदर असली जो टेक्सचुअल माल होता था वो 20-25 मिनट का ही होता था, या हो सकता है उससे भी कम होता हो। तो ऐसी स्थिति में उसको कैप्चर करना और भी आसान हो गया, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिवनेस भी उसकी और ज्यादा बढ़ गई, पूंजी सघनता और ज्यादा बढ़ गई उसकी। तो उसको मालिकों के जरिए, और चूंकि किसी ने इतना 1000 करोड़ रुपया, इतना 500 करोड़ रुपया लगाया है, तो उसको सरकार की दाईं तरफ ही रहना है, वो बाईं तरफ रह ही नहीं सकता है, तो सरकार से लगातार उसको दबते ही रहना, तो उसको कैप्चर करना ज्यादा आसान हो गया। फिर एक तीसरी टेक्नोलॉजी आई, उसको पूरी तरह कैप्चर कर लिया इसको, यानी प्रिंट मीडिया जो मीडिया का पहला फॉर्म है उसको पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उसको इन वजहों से पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया और कंट्रोल कर लिया। फिर आया एक तीसरी टेक्नोलॉजी जो कि डिजिटल मीडिया है। अब डिजिटल मीडिया जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है भी और नहीं भी। माइक्रो लेवल पे वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, हम चाहें तो अभी बैठ के तुरंत यूट्यूब का चैनल लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि वो यूट्यूब का चैनल जो है कहीं बहुत ही बिग टेक कंपनियों द्वारा कंट्रोल हो रहा है वहां पर। तो वो ये एक अलग तरह का जानवर था पूरी तरीके से। अच्छा, तो इस जानवर को ये लोग अभी तक बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाए। इसके पास, मेरे पास एम्पिरिकल सबूत है मेरे पास खुद के, इसलिए कि जब ये जो एग्जिट पोल हुए 2024 के चुनाव के, जिन्होंने बता दिया कि भाई मोदी जी को 325 से लेके और 375 या 390 के बीच में सीटें मिलेंगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेरे घर पे आए, वो मुझे जानते थे, और उन्होंने घर पे आके कॉफी पी। अगर मैं नाम बता दूंगा तो एकदम सब लोग आप उनसे वाकिफ हो जाएंगे तुरंत, यदि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हम केवल यही जानने आए हैं कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए, यूट्यूबर से मतलब। तो मैंने कि बहुत तरीके हैं, तो पैसे आपके पास, तो पैसों की कमी नहीं है, कि हम लोग पैसा नहीं बांटना चाहते,
हाँ 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 हाँ, मैंने सुना है। हमने ये बहुत तरीके कंट्रोल, नहीं मैं पत्रकारों को कैसे कंट्रोल किया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप बिल्कुल मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ। आज लीक हुआ है कि इजराइल $7,000 दे रहा है फॉर वन ट्वीट। जस्ट केम आउट टुडे। हाँ, तो वो अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर भी। तो वो उन्होंने, मैंने कहा बहुत तरीके हैं कंट्रोल करने के, किसी को डरा दीजिए, किसी का खरीद लीजिए, किसी को आपके दूसरे पूंजीपति कोई खरीद लेंगे, किसी को सीधे पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग पैसे नहीं बांटेंगे। तो हमने कि आपको क्या लगता है कि सीटें बहुत कम आ रही है? कि नहीं नहीं, बोले हम सीटें तो हमारी इससे भी ज्यादा, जितना एग्जिट पोल ने बताया है, हमारी सीटें उससे भी ज्यादा आएंगी। और मोदी जी बहुत गहराई में तैर रहे हैं। ये अपोजिशन वाले और आप सब लोग तो ऊपर ही ऊपर छप छप कर रहे हैं। मोदी जी भगवान से तो बात हाँ, वो बात नहीं कही उन्होंने। हाँ हाँ, नहीं, मोदी जी बहुत गहराई में तैर रहे हैं। और ये हमारी पत्नी बैठी हुई, इन्होंने कॉफी बना के पिलाई थी, इनके सामने हुई थी सारी बात। मतलब ये गवाह है उसकी। हाँ, तो वो मोदी जी, आप लोग सब ऊपर छप छप कर रहे हैं, मोदी जी बहुत गहराई में तैर रहे हैं। बहरहाल उसके बाद चुनाव नतीजे आने के बाद वो मुझे नहीं मिले, वो 240 पे पूरा मामला रुक गया। हाँ, दूसरे, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी तक वो लोग जो डिजिटल मीडिया है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, उसका तरीका नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन एक और ऐसी बात हुई है जो उनके पक्ष में चली गई है डिजिटल मीडिया की, क्योंकि मैं समझता हूं, जिस तरह के मैं हमेशा मानता हूं कि हम लोगों में सेल्फ कोलोनाइजेशन की टेंडेंसी है। मतलब एक जापानी स्कॉलर का मैंने लेख पढ़ा था, सेल्फ कोलोनाइजेशन ऑफ जापान। जापान तो कभी कोलोनाइज रहा नहीं, तो जापानियों ने खुद ही को इतना वेस्टर्नाइजेशन किया अपना कि खुद ही को कोलोनाइज कर लिया। तो मैं ये मानता हूं कि ये डिजिटल मीडिया ने अपने आप को कैप्चर करवा लिया बहुत एक खास तरीके से। ये किस तरह की दुर्घटना हुई है, जो उन्होंने ओपिनियन को पोलराइज किया, तो डिजिटल मीडिया ने एक आईना लगा हुआ है, वो इधर खड़े हुए हैं, वो जो करते हैं उस आईने में उसका बिल्कुल उल्टा डिजिटल मीडिया करता है। और इस तरह से डिजिटल मीडिया कुल मिलाकर उन्हीं की राजनीति के हितों की सेवा करता हुआ नजर आता है, कुछ अपवादों के साथ में। अपवाद तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन अपवाद नियम भी नहीं होते। तो ये स्थिति है। तो डिजिटल मीडिया को वो कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन जो राजनीति का खेल है और नैरेटिव का, यानी एक जो वो खुशनुमा कहानी सुनाते रहते हैं सारे देश को, मतलब जो है, और उसके लिए और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट वाला कम्युनिज्म फैलाते रहते हैं। बड़ा दंगा नहीं हो, लेकिन छोटा छोटा लगातार, अभी ऐसे आई लव मोहम्मद शुरू हो गया, कभी लव जिहाद शुरू हो गया, कभी घर वापसी शुरू हो गया, मतलब ये सब चलता रहता है। तो इन सब के चक्कर में इसकी जो प्रतिक्रिया हुई, जो एक रिएक्टिव फेस है, जो आज भी है बड़े पैमाने पर डिजिटल मीडिया के अंदर, वो डिजिटल मीडिया उसने अपने आप को ऐसा बना लिया है जिससे कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ मामला जा रहा है, वो उनके पक्ष में ही मामला जा रहा है। तो इस प्रकार जो 3 तरह के मीडिया स्पेस हैं, वो 3 तरह के, मैं भी मानता हूं प्रिंट मीडिया एक सीमा तक ही कैप्चर्ड है, वो भी कैसे है वो भी बताऊंगा मैं, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो 100% कैप्चर है, आप कह सकते हैं 200% कैप्चर है, पूरी तरीके से कैप्चर्ड है। और जो डिजिटल मीडिया है उसने अपने आप को कैप्चर करवाने की गुंजाइश पैदा कर दी है, या हो गया है कैप्चर। अब वो कैसे, प्रिंट मीडिया क्यों 40-50% तक कैप्चर है, इसके लिए इन लोगों ने बहुत सोचा कि प्रिंट मीडिया को कैसे कैप्चर किया है। सीधे सेंसरशिप लगा नहीं सकते, तो उन्होंने धीरे धीरे सोचते सोचते हर हथकंडा अपनाने के बाद 2021 में उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट की पॉलिसी के तौर पर उसको कैप्चर करना शुरू किया। और वो पॉलिसी 2021 में उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया उन्होंने, जिसमें पीयूष गोयल वगैरह ये सब लोग, धर्मेंद्र प्रधान वगैरह ये सब लोग थे उसके अंदर। और उसने करीब 12 मीटिंगें एक के बाद मीटिंगें की, और उसमें उन्होंने ये तरकीबें खोजी उसके अंदर कि सरकार के अच्छे कामों का प्रचार, मीडिया को समझाया जाए कि सरकार के अच्छे कामों के ऊपर जोर दिया जाए, और सरकार की फालतू आलोचना ज्यादा न की जाए, सरकार के जो नकारात्मक पक्ष हैं उनको रेखांकित न किया जाए, उनके ऊपर फोकस न डाला जाए। और उसने पूरी अपनी एक सिफारिशें और तरकीबें तैयार की। उसमें यह भी है कि ऐसे जो लोग अभी पत्रकारिता विश्वविद्यालयों से निकले हैं, उनमें से ऐसे लोगों को छांटो जो आपका साथ दे सकते हैं,
जो नहीं दे सकते उनको छांट के अलग कर लो, उनके साथ ये सुलूक करो, और जो अभी अभी इनको आपका साथ दे सकते हैं उनको तो इसलिए शुरुआत में ही पकड़ लो। भविष्य के पत्रकार रहेंगे, आगे आगे यही संपादक बनेंगे, रिपोर्टर बनेंगे, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट बनेंगे, ब्यूरो चीफ बनेंगे, इसको अभी यहीं पकड़ लो, यहीं पकड़ लो। इन्फ्लुएंसर्स नाम दिया बहुत से लोगों को उन्होंने, इनको इस तरीके से पकड़ो, इनको फायदा दो, इनको पैसे पहुंचाओ, ये करो, इस सारी की सारी उसमें बाकायदा इन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सिफारिशें हैं। एडिटर्स गिल्ड को ये सिफारिशें मिल गई। एडिटर्स गिल्ड ने इसको ड्रैकोनियन मेजर्स के रूप में चिन्हित किया और बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया। जब एडिटर्स गिल्ड ने इसका विरोध किया तो इंडियन एक्सप्रेस वालों को ये खबर मिली ये सब हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल में विस्तार में ये पूरी खबर छापी, मैंने वहीं पढ़ी, मतलब जो है। उसके बाद फिर मैंने एडिटर्स गिल्ड का जो दस्तावेज था वो मैंने ढूंढा, वो मुझे नेट पे मिल गया और वो फिर मैंने पढ़ा, तब मेरी समझ में आया कि ये सब काम, ये खेल कैसे हो रहा है। उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार भास्कर सोमवार के दिन पहले पन्ने पर छापता है नो नेगेटिव न्यूज। सोमवार के दिन इंडियन कुछ भी हो जाए, भास्कर के पहले पन्ने पर सरकार की आलोचना में या सिस्टम की आलोचना में कोई भी खराब खबर नहीं छपती। मतलब इतना असर हुआ है कि 6 दिन तो वो कुछ और छाप सकता है, एक दिन उसने मोदी जी को और उनकी सरकार को नो नेगेटिव न्यूज को भास्कर ने, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा छपने वाला अखबार है। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रिंट मीडिया में अभी भी काफी दम बाकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्पेस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसमें कोई कुछ भी नहीं बचा है, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते उसके अंदर। हम लोगों को भी, हमें और शीतल जी को और आशुतोष को भी इसीलिए बुलाया जाता है इन जगहों पे ताकि वो अपनी प्लेट अच्छी तरीके से सजा सकें और बता सकें कि वो सरकार के आलोचकों को भी एक स्थान देते हैं। बाकी और हम लोगों की वहां पर कोई गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा औकात नहीं है। और जो डिजिटल मीडिया है वो इस फंदे में फंस गया है कि वो रिएक्टिव फंदे में फंस गया है और इस तरीके से उसने अपने आप को, मैं ये मानता हूं यूट्यूब के डॉलर कितने भी कमा रहे हो लोग, लेकिन उसने अपने आप को निष्प्रभावी, इनइफेक्टिव, मोटे तौर पे उसने बना लिया है। तो मेरे ख्याल से ये एक स्थिति है। मेरे पास जो विषय मुझे दिया गया था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अब आप लोग अगर कोई चर्चा करना चाहेंगे तो इसके ऊपर और भी चर्चा की जा सकती है, समय भी कम है। और जिसकी वजह से दंगे भड़कने की जो संभावनाएं बन रही थी, तो वो जब लोकल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहे थे तो लोकल कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट दे रहा था, बिकॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाज देयर। दैट इज व्हाई नेहरू ने इसको बदला। और फिर जो फर्स्ट अमेंडमेंट में वो भी था, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, वाज आल्सो रिमूव्ड जमींदारी। हाँ, तो जो जड़ में था, और इसीलिए नेहरू ने जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, बेसिकली दैट वाज अ रेफरेंडम ऑन द कम्युनल पॉलिटिक्स। और पूरी तरीके से उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स को ही उसने मुद्दा बनाया था और कहा था कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है ये तो डेंजरस है, सेपरेटिज्म की तरफ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म सबसे खतरनाक। और आपको याद होगा कि फूलपुर से जब नेहरू लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ एक ब्रह्मचारी को खड़ा किया गया था, जस्ट टू प्रूव दैट नेहरू इज एंटी रिलीजन। करेक्ट, आई जस्ट वांटेड टू मेक यस इंडीड। उसमें एक ऐड करूं, एक क्रॉस करेंट्स का भी चक्कर था। ये जो सेमिनार के जो एडिटर बने थे, क्या नाम था? रोमेश थापर उस जमाने में सीरियस कम्युनिस्ट थे। हाँ, यस, तो कम्युनिस्ट भी था उसमें। मद्रास हाई कोर्ट का लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं, बीजेपी वाले। नेहरू वाज अगेंस्ट कम्युनिस्ट लेफ्ट ऑन द वन हैंड एंड हिंदू नेशनलिस्ट राइट ऑन द अदर। दोनों एक्सट्रीम्स को, क्रॉस करेंट्स का भी उसमें वो भी जिक्र है, क्योंकि रोमेश थापर जीत रहे थे वो हाई कोर्ट लेवल पे, फिर फाइनली इनको फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू बिहार हाई कोर्ट का फैसला था, दूसरा मद्रास हाई कोर्ट का। करेक्ट। एंड उसमें प्रॉपर्टी एक इशू था और फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरा इशू। आइए प्लीज। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। I mean, that was such a fantastic presentation, Professor Rashne. Abhay ji, I mean, thank you for enlightening us on the backdrop of Indian journalism and its journey in the last 20-30 years. मेरा सवाल freedom of speech को लेकर ही है, and I didn't know about the restriction of the First Amendment, and the First Amendments in the US and India are clearly in contrast. बिल्कुल। तो there's a political question first, and then there's a cultural question for Abhay ji. The political question ये है कि today is there a value in revisiting India's First Amendment, and if there is, how would you, what would you like to see, and I mean, and what do you think of the American model, in its implementation as well as in its design? और दूसरा सवाल है अभय जी के लिए कि freedom of speech जो है, I think the last 5-6 years if not more, Indian comics ने काफी
पुश किया है इंडिया में। कुणाल कामरा एक एग्जांपल है जहाँ पे उनको काफी लताड़ा गया। तो I'm just think, I mean, to me from the outside it seems like there's a kinship between brave journalists like you guys and the people like Kunal Kamra, Varun Grover कुछ हद तक, and so on and so forth. तो जब आप पैनोरामिक लैंडस्केप देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का और रेजिस्टेंस की बातें करने का, तो where do you see as journalists your brothers and sisters in the comic world, and what role do you think they have to play in the broader freedom of speech space? आप पहले देखिए, जो जिस थीम पे मैं बोल रहा था उसमें वर्ड प्रेस फ्रीडम इस्तेमाल किया गया था, प्रेस फ्रीडम, इट वाज नॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच थिंग। तो मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके आप लोगों के सामने रखा। मैंने इसकी तरफ कम ध्यान दिया है जो कॉमेडियंस हैं, और दूसरा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो दूसरे डोमेन्स हैं, मतलब जो है उनकी तरफ मैंने कम ध्यान दिया है। मैं आपने कहा है सुझाव, तो मैं इसकी तरफ भी ध्यान दूंगा कि ये चीजें किस तरीके से अपने आप को वर्कआउट कर रही हैं इस पूरे सिनारियो में। जहां तक प्रेस फ्रीडम का सवाल है, प्रेस फ्रीडम का मामला और भी जटिल है। जो मैंने अपने सामने बात रखी उसमें भी बहुत मामला इतना आसान नहीं है। मैंने तो एक तरह से देखा जाए तो कुछ क्रूड तरीके से अपनी बात कही है आपके सामने, क्योंकि बहुत थोड़े समय में इतनी ही बात की जा सकती है। अब जैसे आप अखबार के न्यूज रूम को देखिए, अखबार के, मैं टेलीविजन का मुझे तजुर्बा नहीं है, मैंने एक अखबार, राष्ट्रीय अखबार में 16 साल तक काम किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि अखबार का न्यूज रूम क्या है। न्यूज रूम में जो संपादक होता है, संपादक इज एडिटर इज द बिगेस्ट ब्लॉकर ऑफ द न्यूज। वो अखबार में बहुत बड़े तानाशाह की भूमिका निभाता है। वो जिस चीज को चाहता है रोक देता है। उससे हम लोग कोई जवाब भी पूछ भी नहीं सकते कि भाई संपादक जी आपने ये क्यों किया। उसमें नौकरी से निकाल देगा आपको, आपका प्रमोशन रोक देगा, आपका इंक्रीमेंट रोक देगा। ये सारी समस्याएं तो वहां भी है ना, सब रोक देगा हर चीज आपको। आप सोच रहे हैं हम असिस्टेंट एडिटर हो जाएंगे, आप सोच रहे हैं किसी को हम रेजिडेंट एडिटर बना के मुझे फलानी चंडीगढ़ ब्रांच में भेज देगा, बंबई में भेज देगा, उस पता है सब रुक गया, आपका करियर वहीं खत्म हो गया क्योंकि आपने संपादक जी से सवाल पूछ दिया। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो अखबार के दफ्तर के अंदर भी लगातार एक कंप्रोमाइज होने की हालत में लगातार रहती है। वहां बड़ी मुश्किल से वहां पे अखबार के दफ्तर पे फ्लोर के ऊपर न्यूज रूम में जो खबरों की फैक्ट्री है, आइडियाज की फैक्ट्री है अखबार, मैं मानता हूं अभी भी आइडिया, वहां पे उसमें बहुत मुश्किल से उसको नेगोशिएट करना पड़ता है, उसमें बहुत ही चालाकी दिखानी पड़ती है और कई जगह आपको समझौता करना पड़ता है, दूसरी जगहों पे आप उस समझौते का बदला निकाल लेते हैं। इस तरीके से वहां पर काम करना पड़ता है इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में। इतनी चीज केवल मुझे पता है। टेलीविजन में ये कैसे होता है ये ज्यादा बताएंगे कि इन्होंने अपना समय टेलीविजन में ज्यादा गुजारा है और वहां की महारथी ये है, ये उसमें ज्यादा बताएंगे। डिजिटल मीडिया में ये सब कैसे होता है ये ज्यादा बता पाएंगे, वहां पे क्या स्थिति है। हम लोग इसको नहीं, हाँ बस लास्ट इसका क्लोज करें। आशुतोष जी जरा जवाब दें ना, जो माय क्वेश्चन अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्हाट डू यू थिंक वी शुड लाइक। तो उसमें मैंने जो कहा, देखिए मैं एक इम्पोर्टेंट बात नहीं कह पाया वहां पे। जो नेहरू एज ए लिबरल डेमोक्रेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसमें वन फ्रीडम थी ना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन में ही इज अ फुल्ली कमिटेड लिबरल। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। So he's widely viewed as one of the greatest liberal Democrats in our profession, or in a very difficult setting. Compromise हुआ है freedom of speech पे, not on freedom of association. Minority protection में उनके argument अगर आप पढ़ें आप, तो आपको लगेगा कि इसने partition के बाद इस तरह के argument कैसे बोले, इतना जबरदस्त। इसको हम लोग कहते हैं Kantian categorical imperative। कुछ भी हो जाए minority protection होगा हिंदुस्तान में, ये है basically। कुछ भी हो जाए तो दैट्स अ Kantian categorical imperative बोलते हैं हम लोग इसे। Anyway, so freedom of speech में ये हो रहा है कि he is very, if Nehru could compromise, then it has an answer to your question, right? Who's a very firm liberal democrat, और तीनों में नहीं वो हो रहा है freedom of speech, क्योंकि उसमें ये है कि is freedom of speech if entirely unrestrained going to create serious disorder? ये प्रॉब्लम है सारी। और उसमें जो है उसमें अमेरिका ने जिस तरह से टैकल किया है वो कोई सोसाइटी नहीं कर पाई है। अब जो ट्रम्प अब कर रहे हैं, दैट इज हाउ मोस्ट सोसाइटीज हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम।
जो वो अब करना चाह रहे हैं, इन्होंने कॉमेडियन को बोला ना, किमिल को निकाल दिया था, किमिल को बाद रेस्टोर कर लिया है, लेकिन एक को हटा दिया, क्या नाम उसका, मैं तो अब पहले देखता था, अब नहीं देखता हूँ। Stephen Colbert. हाँ, कोविड का, ठीक है, लेकिन किमिल वापस आ गया, किमिल को इन्होंने निकाला, इन्होंने कह के निकलवाया, तो अभी वो वापस आ गया ना। तो ये बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में कैसे हैंडल होगा कॉमेडियन, ये भी आप इनसे पूछिए, मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया हूँ ज्यादा, but can freedom of speech lead to serious disorder is the real issue. An American example is actually very, very unusual, entirely exceptional. Most polities have put some restrictions on freedom precisely for that reason. कि serious disorder create हो सकता है अगर आप लोगों को पूरी तरह स्वतंत्र कर दो, ये problem है। Now, do we have an answer as theorists, as scholars? We don't have an answer to this. We didn't even touch on academic. अच्छा, आपने आप लोगों को एक छोटी सी बात बस, आपने वायदा किया था। हाँ 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 हाँ, देखिए इस पूरी बहस को थोड़ा और जटिल बनाने के लिए मैं हिंदुस्तान जब आजाद हुआ और पहला साल चल रहा था 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर आप मान लीजिए 15 अगस्त 1948 के बीच में क्या हुआ, उस एक साल में उस सरकार में अम्बेडकर जी थे, उस सरकार में सब लोग थे, मतलब एक से एक डेमोक्रेट, एक से एक बड़े महारथी थे। ये सब लोग कांग्रेस सरकार का विरोध करने वालों के बारे में क्या सोचते थे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे जाहिर है, और जो लोग ये आजादी झूठी है का जो जुलूस निकाल रहे थे कह के, उन समाजवादियों और वामपंथियों के बारे में क्या सोचते थे, वो सारे इनके ऊपर एक रिसर्च हुई एक साल के ऊपर के। उसमें हालत ये थी कि जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो कहते थे कि ये सारे के सारे लोग गद्दार हैं, इनको जेल में डाला जाना चाहिए, इनको शर्म नहीं आती, ये कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इनको कोई हक नहीं है, आजादी हमने दिलाई है आपको, ये सब तैयार है। नेहरू जी कहना ये था कि इतना ज्यादा विरोध करने की कोई खास जरूरत नहीं है जो आप कर रहे हैं। नेहरू जी भी बहुत ही डिस्मिसिव थे इन तमाम विरोध, इन सब चीजों के बारे में, आप कितना भी उन्हें महान डेमोक्रेट वगैरह कहिए, मतलब जो है हम लोगों ने आज नेहरू जी की तारीफ में इतने कसीदे पढ़े हैं, अगर नेहरू जी वहां कोने में खड़े होकर सुन रहे होते तो वो सोचते थे कि शायद वो सोचेंगे शायद हम भी नॉन बायोलॉजिकल हो गए। आप समझ लीजिए, बहुत ज्यादा कसीदे पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जरूर। बहुत भी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी बड़े मंत्री थे नेहरू की सरकार के, सरदार पटेल खास तौर से, गोविंद बल्लभ पंत, स्वयं जवाहरलाल नेहरू और एक दो लोगों के नाम और भी हैं उस लिस्ट में, हाँ, वो सब लोग इन सब जितने भी विरोध थे समाजवादियों को, कम्युनिस्टों को, इन सबको बहुत ही हिकारत भरी निगाह से देखते थे और मानते थे कि इन लोगों को सजा दी जानी चाहिए, इनके खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। और जो आज मोदी सरकार जिस तरीके से जिस लहजे में सोचती है, उस एक वर्ष में इन लोगों का चिंतन क्वांटिटेटिवली कम था, क्वालिटेटिवली वही था जो आज 2014 के बाद सोचा जा रहा है। उस पूरी रिसर्च को मैंने पढ़ा है, सारा रिकॉर्ड पे है, इन लोगों के इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट है छपे हुए, मतलब इन सब लोगों के।